तो बच्चों, कल हम लोग पढ़ रहे थे एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाला था बाह्य बिंदु पर, उसके बाद से अंतः बिंदु पर और उसके तल पर भी निकालने का आपने प्रयास किया था या निकाला गया था। तो कल जो देखा गया था, कल के लेक्चर में वो हम उसको शॉर्ट में बताते हुए चले कि यह कोई गोलीय कोश था। गोलीय कोश के कारण ये आवेश चारों तरफ था और इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी जो थी सिग्मा थी, आवेश का पृष्ठ घनत्व जो था सिग्मा था। तो बाह्य बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर निकाला गया इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ये स्मॉल r स्क्वायर यह डिस्टेंस थी और कैपिटल R इट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, यह रेडियस ऑफ स्फीयर था। तो ये गोलीय कोश के कारण था, या कल बताया था मैंने इसको भी कि यदि यह गोलीय कोश न होकर के किसी कंडक्टर का, किसी चालक पदार्थ का यह पूरा भरा हुआ गोला हो और इसके अंदर यदि हम कोई आवेश देंगे, यहाँ पे गलत बना दिया, और अगर अंदर इसके कोई आवेश देंगे तो ये सारा का सारा आवेश बाहर आ जाएगा। कल मैंने इसको समझाया था। तो ये भरा हुआ गोला होने पर भी इसके लिए भी वही फार्मूला लगेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑन व्हिच द चार्ज इज सिचुएटेड। तो अब इस फार्मूले से हमने बाह्य बिंदु P पर निकाला था, फिर इसके सरफेस पर निकालने की कोशिश किया था। तो सरफेस पर यही डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस वेरी कर रही है, यह OP, यही OP जो है, यह पॉइंट P जब यहाँ पे चला आएगा तो यह डिस्टेंस स्मॉल r हो जाएगी। तो यहाँ पर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गई। तो यहीं पे हम कैपिटल R रख देते थे तो ये कैंसिल होकर के तो इसके सरफेस पर हो जाता था E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन कल निकाल के दिखाया गया था अंदर इस बिंदु पर कि इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इसके अंदर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी सुनिए। यह तो था गोलीय कोश के कारण, या कोई चालक पदार्थ हो पूरा भरा हुआ गोला हो उसको भी आवेश दिया जाएगा तो आवेश अंदर नहीं ठहरता है। आवेश अंदर क्यों नहीं ठहरता है, इसका रीजन मैं पिछले लेक्चर में दिया हूं, उसको आपको देख लेंगे। दूसरी चीज कि आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो ये है कि एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई अचालक गोला हो, भरा हुआ गोला हो, एक खाली गोला नहीं, भरा हुआ गोला हो और अचालक गोला हो, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। आइए जरा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और कोई गोला हो गया, इसके अंदर आवेश है, अंदर होगा, सरफेस पर भी हो जाएगा, और यह आवेश का वितरण जो है एक समान है। इस पूरे गोले में आवेश का वितरण एक समान है। मान लीजिए कि इसका सेंटर या पॉइंट वो है और इसकी रेडियस जो है कैपिटल R, और इसके अंदर जो टोटल चार्ज की मात्रा है प्लस Q है या Q है। तो आपका आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व रो इज इक्वल टू, इस पूरे आयतन में सपोज दैट इट इसका आयतन V है, तो जब इसका आयतन V होगा तो V इज इक्वल टू होगा 4/3 पाई R3। इस पूरे आयतन में V आयतन में आवेश Q है, तो यूनिट आयतन में कितना हो जाएगा Q अपॉन V, ये हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब जो कहेंगे ये, क्योंकि आयतन की यूनिट जो होती है मीटर क्यूब होती है या सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो Q अपॉन V, यहाँ V की वैल्यू रख देंगे 4/3 पाई R क्यूब, तो आपको
रो की वैल्यू या यूनिट आयतन में, ये जो है आयतन आवेश घनत्व, इसका मतलब ही होता है कि एकांक आयतन में आवेश की मात्रा, जहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, वहां पर मैंने इसको खूब अच्छी तरीके से बताया है। आशा करता हूं कि उसको आप जानते होंगे। तो यदि आप उसको जानते होंगे तो यहाँ पर आपको बहुत अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि यहाँ पर हो जाएगा रो इज इक्वल टू क्यू अपान 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। यहां से आप Q इज इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू, ये इसको इक्वेशन नंबर आप 1 चाहे तो मान सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसके बाह्य बिंदु पर, यहां पर, इसके सरफेस पर और इसके अंदर 3 बिंदुओं पर, सपोज दैट यह P है, यह पॉइंट Q है और यह पॉइंट M है। इन तीनों बिंदुओं पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए सबसे पहले हम बाह्य बिंदु P पर निकालने चल रहे हैं और देखिए कैसे हम इसको निकालते हैं। बिंदु P से होकर जाने वाले गासियन गोलीय पृष्ठ की, क्यों यह गोला है तो ये इसका जो गासियन पृष्ठ होगा, या ऐसा मानेंगे कि ये पूरा का पूरा आवेश उस गासियन पृष्ठ के अंदर आ जाए, तभी तो हम इससे निकलने वाले फ्लक्स की गणना करेंगे और गास का नियम लगा करके और अपने फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं गास लॉ का एप्लीकेशन, तो गास लॉ के अनुप्रयोग, गास के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। तो गास के नियम को लगा करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करने चल रहे हैं। आइए 1 by 1 करके हम देखते हैं। तो पहला यहाँ पे होगा बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु P पर सॉल्व करने की तमाम टेक्निक्स हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टकट मेथड है यहाँ पे मैं वही एडॉप्ट करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस बाह्य बिंदु P पर यहाँ पर होते हुए और एक इधर से होकर जाने वाले गोले की हम कल्पना करें तो ये गोला बन गया। तो इस पॉइंट P के इर्द गिर्द कोई एरिया ds हम ले लें तो वेक्टर ds भी इसी डायरेक्शन में होगा और वेक्टर E भी इसी डायरेक्शन में होगा। इन दोनों के बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। या यदि आप यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं, चूंकि धन आवेश है, इसलिए इस बिंदु पर यदि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर भी कोई थोड़ी सी एरिया ले लीजिए ds, और तब यहाँ पर ds की डायरेक्शन यह होगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E की भी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड E की भी डायरेक्शन थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड निकलता है, तो और यह जो है ds भी इसके परपेंडिकुलर निकलेगा, तो यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। तो एक फार्मूला जो फ्रीक्वेंटली हम लोग यूज करेंगे, एक तो होता था कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट ds, फिर इसको हम लिखते थे कि फाई इज इक्वल टू E ds cos 0, इंटीग्रल E ds cos 0, cos 0 की वैल्यू हमारी 1 हो गई। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चूंकि इसके सरफेस से सभी ये समान दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इधर तरफ होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इधर तरफ होगा। तो यह E कांस्टेंट होगा। जब E कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर हो जाता है E और इंटीग्रल ds, और यहाँ पे इंटीग्रल E ds हो गया, तो यहाँ पर E इंटीग्रल ds इज इक्वल टू s, वेयर S इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। तो यह पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर E और ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो रेडियस हम मान करके रखे हैं कि यहाँ से यह दूरी जो है ये स्मॉल r है।
स्मॉल आर वेरी करें और आगे पॉइंट ले लेंगे तो आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। स्मॉल यहाँ पे आएंगे तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। तो हम लोग सीधा डायरेक्ट फार्मूला याद लिखेंगे कि फाई इज इक्वल टू ई एस या फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस सरफेस के लिए हो जाएगा आर स्क्वायर। इस तरीके से ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा। आइए हम इसको मिटा करके और फिर नए सिरे से हम आपको बताने की कोशिश करें। तो बाय बिंदु P पर यहां पर कूलाम की प्रमेय से कूलाम की प्रमेय क्या कहता है? पाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर ये फाई कितना हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू आप जानते हैं कि ई एस या ई डॉट एस करेंगे तो भी दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, तो ये मैंने डायरेक्ट आपको लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द सरफेस एरिया। और ये जो है इस पृष्ठ को हम लोग बोलते हैं गासीय पृष्ठ या गासियन पृष्ठ। कल्पना कर करके हम लोग माने तो ई एस यहां पर इसमें भाषा में लिखा जाता है कि बिंदु P से होकर जाने वाले गासीय गोली पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल S इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू Q। यह Q की वैल्यू क्या रखेंगे? देखिए यहां से 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर ये हो जाएगा, अभी इसको मत लिखिए, क्यों नहीं लिखिए, अभी मैं सबसे लास्ट में उसको लिखूंगा। यहां पर हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहां पर ई एस की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये इसकी गॉसियन सरफेस की, गॉसियन पृष्ठ की जो है सरफेस एरिया है और ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसके आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम दे देंगे, यह इक्वेशन नंबर 1 है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि इस पूरे गोले के अंदर जितना आवेश है, बड़ा गोला है, यह पूरा का पूरा ऐसे कार्य कर रहा है जैसे कि यह पॉइंट O पर रखा हो। तभी तो अगर यहाँ पर पूरा क्यू आवेश इस पॉइंट पर रख दिया जाए तो यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र भी होगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, पीछे पढ़ाया जा चुका है। तो ये हो गया, लेकिन अभी यहाँ पर लिखा जाएगा चूंकि Q इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, यहाँ पे कैपिटल आर क्यूब है क्योंकि ये इस गोले का था, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो अपॉन नीचे स्मॉल आर स्क्वायर। ये देखो बच्चों 4 पाई ये कैंसिल आउट हो गया, यहां पर हो जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर E इज इक्वल टू, एक फार्मूला आपको मिला। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिटल आर कांस्टेंट है, यहाँ पे ये रो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो केवल एक यही बचता है जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है। तो यहाँ पर E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, अर्थात गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
तो यहाँ पर 3 छूट रहा था, तो ये कितना हो जाएगा 3r²। तो इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन नंबर आप सेकंड डाल देंगे। एक तो यह फार्मूला हो गया 1/4πε0 या दूसरे शब्दों में रो एप्सिलॉन के पदों में रो के पदों में जब लिखना चाहेंगे तो ρ/ε0 अब देखिए बाह्य बिंदु P की जगह पर पृष्ठ पर गोले के पृष्ठ पर कितना होता है, आइए यहीं पे लगे हाथ इसको भी निकाल लिया जाए। गोले के पृष्ठ पर ये इक्वेशन आप लोग अपने माइंड में मेकअप किए रहिएगा, बनाए रहिएगा। दूसरा पॉइंट होता है गोले के पृष्ठ पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। अतः समीकरण 2 से मैं इसी से लिखने लग गया, E इज इक्वल टू हो जाएगा ρ/ε0 r³ और ये r²। तो जब ये हो जाएगा तो ρ/ε0 और कैपिटल R/3 इज इक्वल टू, ये जो है ये सरफेस पर, इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। इट इज इक्वेशन नंबर 3। ये थर्ड इक्वेशन है। इस तरीके से आप दो चीज पाए कि बाहरी तल पर जो है इसके सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पर सभी कांस्टेंट हैं, अर्थात इस पर इसके तल पर हर जगह जो है कैपिटल R दूरी पर ये कांस्टेंट रहेगा। अब आइए हम देखते हैं गोले के पृष्ठ पर या ब्रैकेट में Q पर, ब्रैकेट में लिख सकते हैं Q पर। अब इसके आगे हम चलते हैं। तीसरा पॉइंट M पर निकाला है, तो पॉइंट M पर निकालने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट M से होकर जाने वाले गासीय गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो ये देखिए ये गासीय गोलीय पृष्ठ हो गया या गासियन गोलीय पृष्ठ हो गया, और आपको ये बताया गया है कि आउटसाइड चार्जेस डज नॉट लिंक एनी फ्लक्स। ये जो बाहर के चार्ज हैं इससे फ्लक्स लिंक नहीं करेंगे, जो फ्लक्स लिंक करेगा इसके अंदर वाला। तो सबसे पहले अब क्या हो गया, अब हमारी यह दूरी स्मॉल r हो गई। हम पहले ही बता चुके हैं कि ये दूरी r वेरी कर रही है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे और कम हो जाएगी, तो यह दूरी स्मॉल r हो जाएगी। अब आइए हम देखते हैं कि इस गोले में कितना होगा, इस गोले में कितना आवेश होगा। अंतः बिंदु M पर थर्ड पॉइंट। एक तो इक्वेशन 1 बनाया गया था, मैं भूल करके इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 होना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इक्वेशन 1 जो पहले लिया गया था, दो बार इक्वेशन 1 मान लिया गया है, उसको आप लोग सुधार लेंगे, और नहीं सुधारेंगे तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर समझना चाहिए। ये थर्ड पॉइंट है अंतः बिंदु M पर, अंतः बिंदु M, अंतः बिंदु M पर कैसे निकालेंगे, माना स्मॉल r त्रिज्या के गोले के अंदर आवेश की मात्रा Q प्राइम है। चूंकि आवेश का
आयतन आवेश घनत्व, क्योंकि आयतन आवेश घनत्व सर्वत्र समान है, अतः पूरे गोले का घनत्व या अंदर के गोले का घनत्व, अंदर के गासीय गोले का घनत्व बराबर बाह्य गोले का घनत्व। गासीय गोले का घनत्व का मतलब जो है गासीय गोले का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व बराबर बाह्य गोले। बाह्य गोले मतलब क्या? इस गोले का जो घनत्व है, ये बाहर वाला गोला ये होगा, बाह्य गोले का आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो अब क्या होगा, इसका जो घनत्व है Q प्राइम अपान 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आवेश की मात्रा हमने Q प्राइम मान लिया है, तो Q प्राइम अपान इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू Q अपान 4/3 पाई आर, पूरे का वॉल्यूम। तो जब ये पूरे का वॉल्यूम होगा तो 4/3 पाई ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आप निकालेंगे तो पाएंगे कि Q प्राइम इज इक्वल टू स्मॉल आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब इंटू Q। इसको इक्वेशन नंबर आप 3 नाम देते हैं। अब आप जानते हैं यहां पर इसी स्मॉल आर दूरी पर यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है Q अपान आर स्क्वायर, अभी पहले निकाल के दिखाया गया, तो हो जाएगा अतः या मैं इसे बता दूं या किसी अन्य तरीके से बताऊं। चलिए, कूलाम नहीं, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू Q प्राइम अपान एप्सिलॉन नॉट। Q प्राइम की वैल्यू रखिए, तो Q प्राइम की जब आप वैल्यू रखिएगा बच्चों तो आ जाएगा यहां पर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपान कैपिटल आर क्यूब इंटू क्यूब। फाई इज इक्वल टू कितना होता है? फाई इज इक्वल टू ES होता है, इसकी पूरी सरफेस एरिया। तो यहां पर हो जाएगा E, क्यों नहीं cos थीटा लिखा गया है वो मैं अभी बताया हूं आपको। यहां पर क्योंकि जैसे ये है दोनों के बीच का कोण 0 है, वैसे भी होगा, तो इसकी जो सरफेस एरिया होगी यहाँ पर गासीय पृष्ठ की सरफेस एरिया है S, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपान एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अपान यहाँ पर कैपिटल आर क्यूब। अब इसी को लेकर के हम कहीं कुछ इधर आ जाए, इस साइड में जब हम आ जाएंगे तो ये देखिए इस आर स्क्वायर से कट जाएगा तो यहाँ एक आर बचेगा, पाई चला जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ब्लैक है, ये स्पॉट है, यहाँ पर आप लोग Q प्राइम में समझ लीजिएगा, ये स्पॉट है, तो
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यू। यहां देखिए ये सभी की सभी चीजें कांस्टेंट हैं, क्यू कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर क्यू कांस्टेंट है। तो यहां पर ये जो है स्मॉल आर अर्थात ये जो है इक्वेशन थर्ड का ही बना था तो ये इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। और ये इक्वेशन बतलाता है, हमको ये बताता है कि E इज प्रोपोर्शनल टू R। या यहाँ पर आप Q की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, यहाँ से रख सकते हैं और रख करके कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो आइए जरा हम इसको इसमें रख करके और ये कैलकुलेशन करें। इसको मिटा दें, ये तो चूंकि आप लोग लिख चुके हैं। यहां पर लिखेंगे आप E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q लिखे रहिए, क्यों नहीं लिखे रहिए, Q की वैल्यू पुट कीजिए। Q की वैल्यू कितनी थी, Q की वैल्यू आप रखेंगे 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो। Q की वैल्यू आ गई और यहाँ पे स्मॉल r अपान क्या हो जाएगा, कैपिटल R क्यूब। R क्यूब से ये R क्यूब कट जाएगा, 4 पाई कैंसिल आउट और ये हो जाएगा रो अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू R अपान 3, ये स्मॉल r अपान 3। यहां से भी आप देख रहे हैं कि अंदर वाले बिंदुओं के लिए E इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r, अर्थात ये रेडियस की अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात केंद्र से आगे की तरफ जो हम बढ़ते जाते हैं त्यों ये लीनियरली बढ़ेगी। E इज प्रोपोर्शनल टू लीनियरली मतलब सरल रेखा में। तो कैसे इसको हम दिखलाते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, आइए जरा हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके आपको दिखलाते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखिए यहां पर स्फीयर हो गया, गोला हो गया और इस गोले के अंदर सर्वत्र आवेश है, एक समान रूप से जो है वितरित है। तो ये ऐसे हमने खींचा, ऐसे यहां से डॉटेड लाइन से कुछ ऐसे बढ़ाते हैं, इसको भी डॉटेड लाइन से कुछ ऐसे बढ़ा देते हैं। ये दोनों दूरियां बराबर होनी चाहिए। फिलहाल हमारे कुछ मानने में गड़बड़ी हो गई, इसलिए ये इस तरीके से। यह तो हो गया वेरिएशन ऑफ आर, इसकी रेडियस कैसे वैल्यू कर रही है, यहाँ पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। और अभी आप लोगों ने देखा है कि गोले के अंदर यहां से और यहां तक जाएंगे तो E इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब कि हम चाहे इधर से इधर बढ़े या इधर से इधर बढ़े तो ये सीधे रेखा में बढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सीधी रेखा में जाएगी। और जब भी इसके बाहर जाएंगे तो यहाँ पर होता है E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। चाहे इधर भी होता है E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो 1/r² का ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाता है, इस तरीके से होते आएगा। इस सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा दोनों तरफ। तो यह रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चालक गोले के अंदर जो आवेश दिया गया है, बाहर क्या फार्मूला होगा या बाहर किस प्रकार परिवर्तित होता है, अंदर किस प्रकार। फार्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी याद रखें तो और अच्छी चीज है। और कंप्लीट समझदारी के लिए आपके लिए आवश्यक है कि पीछे की समस्त वीडियोस को आप लोग देख लें। आप सोचें कि हर पॉइंट पे मैं पूरा किसी चीज को एक्सप्लेन किया करूं तो ज्यादा समय लगता है बच्चों।
समय कम है, कोर्स को समाप्त भी करना है, इसलिए मेरी पूरी कोशिश होगी अभी बीच आने वाले दिनों में एक एक दिन में 2-2 वीडियो को भी अपलोड करूंगा। तब तक ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, उसको देखते जाइए। अब जो हमारी अगली हेडिंग आने वाली है वह है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो तो बहुत आसान है, कैसे उसको निकालते हैं उसको देखिए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, आइए हम चलें बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको पता है किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 Q/r² होता है। इसको कूलाम के नियम में बताया गया था कि एकांक आवेश पर कार्य करने वाला वैद्युत बल ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। गॉस के नियम से कैसे प्रूव किया जाता है? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग प्रूव कर रहे थे, तो बहुत छोटा है। कैसे है? माना कि यहाँ पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q, तो अगर इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, चाहे ऊपर निकालनी, दाएं निकालनी, बाएं कहीं निकालनी है, तो जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु से होकर जाने वाले गॉसियन गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं और मान लीजिए कि ये प्लस Q है, यहाँ पर कोई आवेश प्लस Q रखा गया है, तो क्या करते हैं, ये गॉसियन पृष्ठ है या गॉसीय पृष्ठ है, गॉसीय पृष्ठ। यहाँ पर एक कोई पॉइंट P है, यहाँ से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। बार बार मैं बताया हूँ कि चाहे यहाँ पर अब तक आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। यह कोई एरिया यदि हम ds मान लेते हैं तो इसका वेक्टर ds भी इसी डायरेक्शन में होगा, वेक्टर ds भी इसी डायरेक्शन में होगा और इसके कारण प्लस आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसी दिशा में होगी। तो हम जो निकालेंगे तो थीटा = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, गॉसीय पृष्ठ से गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स हिंदी में थोड़ा सा कुछ आ सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स सीधे गॉस लॉ से हम लिखेंगे, यहाँ पर फाई = Q/ε0। कहीं यहाँ पर चूंकि पॉइंट चार्ज है तो इसलिए हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डेंसिटी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा यह Q है और Q ये फाई = होता कितना है, इसका बेसिक फार्मूला होता है फाई = E.ds और फॉर द होल सरफेस। अगर लिखना चाहें तो यहाँ लिखा जाता है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो ये बोल्ड बना दिया था इसका मतलब होता है फॉर द क्लोज्ड सरफेस, पूरे इस क्लोज्ड सरफेस के लिए E.ds और = Q/ε0। यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल फॉर द क्लोज्ड सरफेस E.ds cos 0 = Q/ε0। यहाँ पर cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और यह E जो है कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रल, और ये हो जाएगा ds = Q/ε0। इंटीग्रल ds ये इसकी पूरी की पूरी एरिया है, ये ds इस छोटे छोटे एरिया को लेकर के चारों तरफ जोड़ेंगे, पूरे तरफ जोड़ देंगे तो ये सबके लिए चूंकि है पूरे पृष्ठ के लिए है तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है Es = Q/ε0। या यहाँ पर हो जाएगा E, S की वैल्यू हो जाएगी 4πr²। ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ भी ये हो गया और ये कितना हो जाएगा Q/ε0। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो E = 1/4πε0
क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको पता चला कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर, ये आपको पता चल गया। अब ये तो आपका ये हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला है और ये आपके सामने है। तो ये रहा। अब हमको क्या करना है, हमको ये करना है, एक और हेडिंग है, सब हेडिंग जो है वो ये है कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति, गॉस के नियम से कूलाम के नियम को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, हम केवल ये ऊपर वाली हेडिंग बदलेंगे। एक तो ये हेडिंग हो ही गई, दूसरी हेडिंग क्या है, गॉस की आवृत्ति। आइए तो लिखेंगे हम गॉसीय पृष्ठ, ये गॉसीय पृष्ठ। और आइए दूसरा है ये जो है गॉस के नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। हेडिंग जो है इसकी गॉस की नियम से कूलाम के नियम की प्राप्ति। कैसे प्राप्त किया जाता है, डिडक्शन ऑफ कूलाम लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। कैसे इसका डिडक्शन करते हैं, कैसे इसका डेरिवेशन होता है, देखिए। सबसे पहले हम मानेंगे कि यहाँ पर कोई चार्ज Q है, इससे R दूरी पर स्थित कोई दूसरा चार्ज है Q0। अब हम क्या करेंगे, इस आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर रखे, या इसको पॉइंट P मान लीजिए, इसको पॉइंट O मान लीजिए। तो पॉइंट P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे। अभी जैसे पिछले रीडिंग में किया गया वही चीज मैं करूंगा। तो लिखा जाएगा बिंदु P से गुजरने वाले गासी पृष्ठ से गुजरने वाले गासी पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण फ्लक्स, इससे कितना बद्ध होता है संपूर्ण फ्लक्स, I=Q/ε0। तो ये जैसे डेरिवेशन किया, यहाँ पर आ गया E=1/4πε0Q/r²। अब क्या करेंगे, अब जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, यह कोई वैद्युत क्षेत्र है और यह वैद्युत क्षेत्र ही है और इसमें कोई आवेश Q रख दिया गया, मान लीजिए प्लस है, तो इस पर प्लस आवेश है तो इसको इसी दिशा में एक बल लगता है F। तो जो ये बल F लगता है, F=Q कितना होता है E। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जान गए कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यह आवेश रखा गया है Q0। तो लिखेंगे अतः Q0 पर कार्य करने वाला कूलाम बल या कार्य करने वाला बल, कूलाम बल या वैद्युत बल लिखिए, वैद्युत बल को ही कूलाम बल कहा जाता है। F=Q0 Q0 कहिए या Q0 कहिए। तो यहाँ पर Q0 की वैल्यू तो ज्यों की त्यों ही रहने दीजिए, E की वैल्यू लिख लीजिए 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर हो जाएगा F=1/4πε0 Q/r²। यही तो है कूलाम का। ये क्या बताता है, F=proportional to Q/Q0। दो आवेश है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती, और
एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये दो आवेश हैं, दोनों आवेश के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल या कूलाम बल, इन दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम लॉ है। तो लिखेंगे यही कूलाम का नियम। इस तरीके से थ्योरेटिकली आपका पहला चैप्टर समाप्त होता है। आपके कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं आप हमको मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको उन प्रॉब्लम्स को, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स या तो बड़े प्रॉब्लम्स हैं तो हो सकता है कि आप उसको आप मैसेज में ऐड न कर पाए, कोई बड़ा प्रॉब्लम भी होगा तो भी सॉल्व हो जाएगा। खासकर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर केवल आप दे देंगे तो मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अगर आप नहीं भेजेंगे तो भी 2-4 क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से एक दो एग्जांपल्स को भी सॉल्व करके बताऊंगा जो कि देखने में बहुत अच्छे हैं और रियली बच्चों को समझने में वो थोड़ा से कठिन प्रतीत होते हैं। तो जो कठिन प्रतीत होने वाले क्वेश्चंस हैं उनका भी एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा और 2-4 क्वेश्चंस इसके न्यूमेरिकल्स से भी, क्योंकि सभी क्वेश्चन से यदि मैं सॉल्व करने लगूं तो संभव है कि ज्यादा समय लगे और कोर्स समय से पूरा ना हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे हमको या और भी जो अच्छे क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और कि 2 दिन या 3 दिन न्यूमेरिकल का टर्न में लूंगा और बताऊंगा। और लगे रहिए और देखते रहिए, लगातार देखते रहिए, पूरा वॉच करते रहिए। जितना ही वॉच करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है, हम लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। हम लोग तो हर साल पढ़ाते हैं, हर साल पढ़ते हैं और मिटाते हैं, लेकिन ये है कि जितना ही आप पढ़ेंगे आपका ज्ञान वर्धन होगा, आपका ज्ञान अर्जन होगा। ये आपके लिए है, तो इसलिए आप इसको पूरा से पूरा पढ़ें। आप सोचे कि बीच से कोई वीडियो उठा करके हम पढ़ करके समझ लें, हो सकता है कि आपकी क्षमता इतनी अच्छी हो कि आप समझ सकते हो, पहले का पढ़े होंगे या बहुत अच्छे होंगे पढ़ाई में तो समझ भी सकते हैं, या पूरा समझने के लिए मान लीजिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ने में थोड़े कमजोर होते हैं, उन्हीं को दृष्टिगत रखते हुए मैंने ये पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो यदि पढ़ने में कमजोर हैं तो शुरू से देखिए और अंत तक आइए। अगर कहीं समझ में नहीं आता तो समझ लीजिएगा कि पीछे कहीं बताया जा चुका है, तो पीछे की वीडियोस को देखें और अच्छी तरीके से तैयार करें। और एक बात और कि क्लास 10th के लिए ही मैं वीडियो डालने कल से जा रहा हूँ, वीडियो अपलोड कल से संभवतः करूंगा और उसमें चलेगा लाइट का चैप्टर और आपके इंटरमीडिएट के सेकेंड पेपर का, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का जो सेकेंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर है वो भी लाइट है। तो लाइट में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है और जो कि हाई स्कूल में भी है, तो एक बार उसको भी देख लेंगे तो वो आपके लिए भी फायदेमंद होगा। आपके घर का कोई हो तो उसको भी बता दीजिए कि जिसको देखता रहे और अपने भी देखते रहिए, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। क्योंकि फिजिक्स है, चाहे वो 9th की हो, चाहे 10th की हो या फर्स्ट ईयर की हो या सेकेंड ईयर की हो, उसको यदि आप देखते हैं तो इससे आप फिजिक्स मजबूत होता है। बार बार एक चीज को देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो फिजिक्स और भी मजबूत होगी। और मैं तो ये कहूंगा कि न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते रहें, यथासंभव अधिक से अधिक न्यूमेरिकल सॉल्व करें, पेन चलाएं, दिमाग चलाएं, किताबों का अध्ययन करें। सबसे बढ़िया मेथड यही होता है कि पहले से किताबों को पढ़ करके और हम तैयार रहें। फिर जो टीचर यहाँ पर समझाता है आपको, तो जहां आप नहीं समझे होंगे वहां आपका दिमाग स्ट्राइक करेगा और तुरंत वो समझ लेंगे, और नहीं तो मैसेज बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो कोई भी चीज बताई जा रही है, या हो सकता है कभी कभार मैं बोलता हूँ तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत त्रुटियां रह जाती हैं। जैसे कल मैंने ये बताया कि अनंत लंबाई की प्लेट, कुछ ऐसे ही था, अनंत लंबाई की आवेशित प्लेट, तो अब वो लंबाई नहीं होगा, वो अनंत विस्तार वाली आवेशित प्लेट होना चाहिए वहां पर। तो छोटी मोटी चीजें हैं, सब चीजें हैं, इन सब चीजों को बहुत गौर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी का हिंदीकरण और हिंदी का अंग्रेजीकरण ये करने में दोनों में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हम लोग अब पढ़ाने के मूड में होते हैं, तो हमारा आपसे जब कन्वर्सेशन होता है उस दौरान
जल्दीबाजी में सब चीजें छोटी छोटी निकल जाती हैं, तो उन छोटी चीजों पर बहुत ध्यान नहीं देना चाहिए। और आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे और जितना बात करेंगे, इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। थैंक्स।